आज की क्लास में आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में प्रीपोजिशन टॉपिक से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें डील करने पड़ेंगे, कहाँ से हमें सॉल्व, कैसे हमें सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, पहली क्लास है और इस क्लास में पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या एक्चुअली, और एक सेंटेंस में इसके फंक्शन क्या होते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आज हमें जान लेनी है दोस्तों। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रीपोजिशन टॉपिक की, तो इस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं कहना कि प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है, इट इज अ वर्ड विच विच रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन with the other with the other words of the sentence। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है कि अपने बाद लिखे गए जो नाउन प्रोनाउन होते हैं ना, अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में लिखे गए दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। ठीक है, ये काम होता है आपके प्रीपोजिशन का। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस देखा ना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि दे आर इन द क्लासरूम। अब देखो जरा, अब हमने क्या लिखा, दे आर इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर जो इन हमारा एक प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद लिखा हुआ है ये वर्ड द क्लासरूम, ये एक नाउन हो गया, है ना। अब ये रिलेशन एक्चुअली किससे शो कर रहा है, इस प्रोनाउन से। तो दे की पोजीशन कहाँ पर है भाई, क्लासरूम के अंदर। तो ये प्रोनाउन, सॉरी, ये जो प्रीपोजिशन होते हैं यही यही काम है इनका दोस्तों। तो ये आपका जो दे है ना, ये एक प्रोनाउन है। तो ये वाला प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, अपने बाद लिखे गए नाउन नाउन को अपने से पहले लिखे गए प्रोनाउन से रिलेट कर रहा है, उनकी पोजीशन शो कर रहा है कि वो कहाँ पर है। सो दे आर इन द क्लासरूम। बात समझ गए ना। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका जो मेन फीचर होता है, वो जो डेफिनेशन में लिखा है वो मैं ही समझाना चाह रहा था कि वो करते क्या है एक सेंटेंस में वो एक सेंटेंस में ये करते हैं कि अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को अपने से पहले लिखे गए वर्ड से रिलेट कर देता है, और वो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया एक सिंपल से एग्जांपल से। चलो, ये तो बेसिक बात हो गई, ये मतलब जो डेफिनेशन लिखे रहते उसकी बात हो गई। हमें ये समझना है कि प्रीपोजिशन हमें कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा होता है दोस्तों कि जहां पर प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन जबरदस्ती प्रीपोजिशन यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। मैं थोड़े एक अगले पेज पर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, एक सिंपल सा हमने एक सेंटेंस लिखा कि दे बॉस्ड दे बॉस्ड द कार। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, दे बॉस्ड द कार। अब इस सेंटेंस को देखो आप, दे बॉस्ड द कार हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, और अब इस सेंटेंस में दोस्तों हमें क्या देखना है, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब कैसे यूज किए हुए सब समझना है, बेसिक बात है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो वॉश्ड है ना, ये वर्ब है हमारा, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे। अब अगर हमें किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करना हो, तो एक वर्ब से आप क्वेश्चन पूछा करो, हु या व्हाट से, सॉरी, व्हाट या हुम से, व्हाट या हुम से क्वेश्चन पूछा करो, तो जो भी आंसर आएगा ना वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने लिखा था कि दे बॉस्ड द कार,
तो एक बार सवाल पूछ लो, व्हाट डिड दे बॉस, व्हाट डिड दे बॉस, तो आंसर आएगा द कार। यानी कि इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है। मैं ये बेसिक बात क्यों समझा रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे हमें पता चल गया कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे तो मैं प्रीपोजिशन नहीं लगाना था, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन कई बार क्या होगा दोस्तों कि पेपर में कुछ ऐसे वर्ब यूज होंगे जहां पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की नीड है, लेकिन पेपर में वहां पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। जैसे एक दो सेंटेंस से समझाता हूं आपको मैं ये बात, देखिए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव अटैक्ड ऑन द आर्मी। शी हैज qualified in the test. They depend they depend on they depend on their parents। अब ये आपके सामने दो तीन सेंटेंस मैंने लिख दिए, और इन सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन भी यूज किए हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई ये जो प्रीपोजिशन यूज करे हैं वो हमने सही यूज किया या गलत यूज करे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब किसी वर्ब के बाद जब आप कोई प्रीपोजिशन लिखते हो ना, जब किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लिखते हो और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिख देते हो, नाउन या प्रोनाउन, तो दोस्तों होता ये है कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो तो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं सेंटेंस में, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ये इस प्रीपोजिशन के अपने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो गई नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कोई वर्ब यूज कर रहे होते हैं ना, उस वर्ब के बाद अगर हमने कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन लिख दिया, तो वो नाउन प्रोनाउन उसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, अब इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो हमने लिखा कि दे हैव अटैक्ड ऑन द आर्मी, तो उन्होंने आर्मी पर अटैक कर दिया। तो दोस्तों अब देखो होता क्या है कि जैसे हम ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं ना, तो ट्रांसलेशन मेथड में हम इसको कैसे बोलेंगे, हम ऐसे करेंगे कि उन्होंने आर्मी पर अटैक कर दिया, तो उन्होंने मतलब दे, अटैक मतलब अटैक कर दिया मतलब दे हैव अटैक्ड, किस पर कर दिया, आर्मी पर मतलब ऑन। तो ये जो हम ऑन लगा रहे हैं ना, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये मीनिंग देना चाहते हैं कि पर। तो दोस्तों इस वजह से ये हमें सही लगता है सेंटेंस में, जबकि ये प्रीपोजिशन बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। कैसे, एक बार वर्ब से सवाल तो पूछ लो कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं है। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, और अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वहां पर वो उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, जैसे पढ़ के देखते हैं। दे हैव अटैक्ड, तो एक बार क्वेश्चन पूछो, एक बार सब क्वेश्चन पूछो, हुम हैव दे अटैक्ड, तो आंसर आएगा द आर्मी। तो हुम का आंसर आ रहा है भाई, किस पर अटैक किया है, आर्मी पर। तो अगर आर्मी का आंसर आ ही गया तो ये ऑन लगाना तो गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस है, शी हैज क्वालिफाइड इन द टेस्ट। सो व्हाट हैज शी क्वालिफाइड, उसने क्या क्वालिफाई किया है, टेस्ट क्वालिफाई किया है। तो अगर टेस्ट सीधे से क्वालिफाई वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये इन तो गलत लगा दिया। फिर अगला लगा हुआ है, दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, हुम दे डिपेंड, तो आंसर आएगा देयर पेरेंट्स। तो अगर आंसर आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन तो गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पेपर वाला कुछ ऐसे भी सेंटेंस बना के देगा आपके सामने जहां पर प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन पेपर वाला जानबूझकर लिख देता है प्रीपोजिशन। तो आपको कैसे पता करना है, आपको वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, अगर उसका आंसर आ रहा है तो प्रीपोजिशन मत लिखना, आंसर नहीं आ रहा है तो प्रीपोजिशन लिखना। जैसे एक सेंटेंस से और समझो, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, वी हैव वी हैव ऐसे लिखोगे, दे हैव गॉन टू मुंबई।
अब इस सेंटेंस को देखो, दे हैव गॉन टू मुंबई, तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैव दे गॉन, व्हाट हैव दे गॉन, तो व्हाट का आंसर तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, whom have they gone, तो whom का भी आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, where have they gone, तो where का आंसर आ रहा है कि मुंबई। तो ये जो आंसर है ना, ये where का है, तो where का जो आंसर होता है ना वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर what और whom के रिस्पॉन्स आ नहीं रहे। तो जब what और whom के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो फिर हमें प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन तब लिखते हैं जब हमारे पास what और whom के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट कनेक्ट करना है तो थ्रू प्रीपोजिशन कनेक्ट करना है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो दोस्तों ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आपके सामने अगर कुछ सेंटेंस ऐसा आ जाए जिसमें हमने कोई ऐसा वर्ब यूज किया हो, जिसमें कोई ऐसा वर्ब यूज किया हो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन वगैरह यूज मत कीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा, शी हैज हर्ट टू हर पेरेंट्स, ये लिखो, शी हैज हर्ट टू हर पेरेंट्स। अब शी हैज हर्ट, तो एक बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और हुम से, हुम हैज शी हर्ट, किसको हर्ट किया, हर पेरेंट्स को। अब अगर ये हुम का रिस्पॉन्स आ गया तो ये प्रीपोजिशन गलत हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? The hackers have accessed to the secret files। अब इसको देखो जरा, द हैकर्स हैव एक्सेस्ड टू द सीक्रेट फाइल्स, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसको देख लो जरा एक बार, और एक दो सेंटेंस लिख देता हूं आपके सामने, समझ में आएगा। बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अभी प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये बेसिक है प्रीपोजिशन का, आपको आना तो चाहिए। वी शैल, वी शैल नहीं, वी विल लिखो, वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर टुमारो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, nobody has described about the topic clearly। Aman as well as friends have failed in the final एग्जाम। चलो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये 4-5 क्वेश्चन और देख लो। अभी हम प्रीपोजिशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, अभी कोई फंक्शन नहीं सिखाया, मतलब किसी भी प्रीपोजिशन का भी एप्लीकेशन नहीं सिखाया, वो भी बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि हेडिंग लगाओ प्रीपोजिशन चलो यूज करना शुरू करते हैं इन ऑन एट, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रॉपर तरीके से एक एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले समझना है कि प्रीपोजिशन क्या है। एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, ये होता है प्रीपोजिशन। अब दूसरी बात, प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में हम जब यूज कर रहे होते हैं दो वर्ड्स को रिलेट करने के लिए, उनकी पोजीशन वगैरह को रिलेट करने के लिए। तीसरी बात क्या बताई मैंने आपको कि कई बार जो एरर क्रिएट की जाती है एग्जाम में, कई बार ऐसे की जाती है कि वर्ब के बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सपोज कोई ऐसा वर्ब है जिसको हम ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं, कोई एक ऐसा ट्रांसटिव वर्ब है जिसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब पेपर वाला क्या करता है, ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय बीच में कोई प्रीपोजिशन लगा देता है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमें बस यही सोचना है कि भाई कोई ऐसी सेंटेंस लिखे हों जहां पर हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है लेकिन प्रीपोजिशन लगा दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि गलत है या सही है? सिंपल तरीका है, उस वर्ब से सवाल पूछ के देखो, व्हाट या हुम का,
तो जो बॉट और हुम के रिस्पॉन्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन मत लगाइए। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रीपोजिशन लगा दीजिए, सिंपल है। तो आइए तरह प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। ये 2-3 क्वेश्चन और देखो आप लोग, फिर मुझे बताओ आंसर करके क्या लगता है आप लोगों को इनके बारे में। हाँ जी। तो अब पहला सेंटेंस तो हमने कर लिया, तो सेकंड नंबर पे आते हैं। द हैकर्स हैव एक्सेस टू द सीक्रेट फाइल्स। एक्सेस मतलब रीच, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट हैव द हैकर्स एक्सेस्ड, तो आंसर आएगा द सीक्रेट फाइल्स। सीक्रेट फाइल को एक्सेस कर लिया। तो अगर सीक्रेट फाइल को एक्सेस कर लिया तो इस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो फिर ये टू लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर टुमारो। अच्छा, वी विल डिस्कस, तो व्हाट विल वी डिस्कस टुमारो, तो आंसर आएगा द मैटर। तो डिस्कस के बाद सीधा वर्ब मिल रहा, सीधा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये अबाउट गलत हो गया दोस्तों। बात समझ में आ रही है। नोबडी हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द टॉपिक क्लियरली। नोबडी हैज डिस्क्राइब व्हाट द टॉपिक, तो फिर से हटा दीजिए अबाउट। अमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड इन द एग्जाम। फेल्ड, व्हाट हैव दे फेल्ड, तो आंसर आएगा द फाइनल एग्जाम। इसको फेल कर गए, तो ये हटाओ। ये हम क्या ना ट्रांसलेट करते हैं ना हिंदी में कि यार वो पेपर में फेल हो गया, तो पेपर में मैं तो इन द एग्जाम कर दिया, ऐसे नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। चलो एक बात, दूसरी बात ये ध्यान से सुनो, ये जो एज वेल एज है ना, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब अगर एज वेल एज प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो ये कनेक्ट कर रहा है इन वर्ड, ये वाले जो शब्द है ना, ये क्या नाम है इसका, अरे यार, ये दो बार वेल यूज हो गया दोस्तों, और यार, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा सुधार देता हूँ, गलती हो गई इसमें। तो जैसे लिखा ना, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव फेल्ड इन द एग्जाम, सुनो ध्यान से। तो ये जो एज वेल एज है ना, ये प्रीपोजिशन है। अब ये क्या कर रहा है, इसका रिलेशन, इस नाउन का रिलेशन इसके साथ शो कर रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो एज वेल एज है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो उसके पहले जो वर्ड लिखा होता है ना, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो वो तो सिंगुलर है, तो इस वर्ब को भी सिंगुलर लिखना पड़ेगा, हैव नहीं, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हैज। तो दोस्तों ये बेसिक चल रहा था। अब मुझे बताओ क्या ये बेसिक समझ में आया आपको, कि जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन होता है, दो वर्ड को आपस में रिलेट करता है, साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था आपको, मैंने बता दिया है। कि अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो उसके बीच में गलती से भी प्रीपोजिशन ना लगाएं, और अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक बात और है, ये भी मत सोचा करो कि प्रीपोजिशन फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे अगर ऐसा ही होता तो एक सेंटेंस देखना जरा, हमने एक सेंटेंस लिखा, शी गोes टू द पार्क। अब फिर तो ये होता कि हमेशा गो वर्ब के साथ टू लगना चाहिए था, सही है गलत है, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। अब दूसरा देखो, इसी सेंटेंस में हम ऐसे लिख सकते हैं, शी गोes फ्रॉम द पार्क, शी goes across the park
ठीक है। फोर्थ, शी गोes into द पार्क। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग आता है। शी गोज टू द पार्क, तो इसका मतलब है कि वो जो जब उसने चलना शुरू किया ना तो वो इस पार्क तक आई थी, ये डेस्टिनेशन हो गया। शी गोज फ्रॉम द पार्क, इसका मतलब ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी का पॉइंट है, यहाँ से उसने जाना स्टार्ट कर दिया, अब कहीं भी जाए। ठीक है, शी गोज फ्रॉम द पार्क, ये डेस्टिनेशन था, ये जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। शी गोज अक्रॉस द पार्क, अक्रॉस द पार्क का मतलब ये मान लीजिए पार्क है, अब वो क्या थी, उसने क्या किया, इस तरफ मान लीजिए यहाँ पर थी वो, और उसने क्या किया, अक्रॉस द पार्क गई ना, उसका मतलब ये हो कि वो इस तरह से निकल गई, क्रॉस कर गई, ये देखो, इसको बोलते हैं अक्रॉस द पार्क, इस तरफ से उस तरफ चली गई। बात समझे? देखो यहाँ पे थी ना, यहाँ से उसने क्या किया, इस तरह से चलना शुरू किया और इस तरफ बाहर निकल गई, इसको क्या बोला जाएगा, अक्रॉस द पार्क। ठीक है, तो इसके बाद सी गोज इनटू द पार्क। अब मान लीजिए कि पहले एक ऐसा पार्क हो, ऐसा कुछ चीज बनाई हो, कवर्ड हो, कंप्लीटली कवर्ड हो, पहले वो कहीं बाहर फील्ड से आई और सीधे पार्क के अंदर गई, तो दोनों जगह का अगर एटमॉस्फेरिक डिफरेंस है, दोनों दोनों पार्ट्स में, दोनों जगह पर एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम प्रीपोजिशन लगा सकते हैं इनटू। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशन फिक्स है इस वर्ब के साथ कि यही लगाना है, वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो बेसिक बात हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन। तो दोस्तों फंक्शन की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रीपोजिशन में लिख देता हूं जिनको हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ओवर और अंडर, अबव और बिलो। तो दोस्तों इनके फंक्शन हमें सीखने हैं, तो आ जाइए सबसे पहले इन्हीं को सीखते हैं, चारों के बारे में समझते हैं क्या होते हैं ये ओवर अंडर अबव बिलो। तो ठीक है, ओवर और अंडर होते हैं ना, इनका यूज करते हैं दोस्तों हम वर्टिकल गैप के लिए, वर्टिकल गैप। और इसका यूज करते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड शो करने के लिए, या फिर लेवल शो करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग। ओवर अंडर शो की यूज किया जाता है वर्टिकल गैप शो करने के लिए, स्टैंडर्ड और लेवल के लिए यूज किया जाता है अबव और बिलो। अब स्टैंडर्ड क्या है, ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए कहीं पर किसी पोस्ट के लिए बच्चों की जरूरत है, सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कहीं इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, और एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो कैंडिडेट है ना उसके लिए कम से कम 80 नंबर मिल होने चाहिए, उसके पास 100 में से 80 नंबर आने चाहिए। तो मान लीजिए 0 नंबर से लेके 100 तक का, मतलब हमने क्या नाम है एक मार्क सेट कर रखा है। इसमें जो मार्क ऑफ सिलेक्शन है ना वो है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स के ऊपर वाले जो बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा, उससे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो 80 मार्क हमने बना दिए ना, 80 मार्क्स, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड पॉइंट, बना स्टैंडर्ड बन गया, ये लेवल बना दिया, मार्क बना दिया। तो अगर कोई पर्सन इससे कम नंबर लेके आएगा तो वो इस पॉइंट से नीचे रहेगा, तो नीचे रहेगा तो हम ऐसे में लिखेंगे बिलो। कोई इस नंबर से ऊपर रहेगा तो उसके लिए कहा जाएगा अबव। बात समझ में आ रही है ना? तो जब भी कोई भी किसी स्टैंडर्ड से ऊपर की बात हो रही होगी तो अबव यूज करो, उसके नीचे की बात हो रही बिलो तो बिलो यूज कर लो। अब जैसे मान लीजिए किसी स्विमिंग पूल में आप गए नहाने के लिए, देखा कि जो पानी है वो तो वेस्ट कमर तक है, सिर्फ यहाँ तक है, तो आपने देखा कि कमर तक से अगर पानी सपोज नीचे है तो आप बोलेंगे बिलो द वेस्ट, ऊपर है तो अब द वेस्ट। समझ में आ रही बात? जैसे कि किसी भी चीज में अगर हम एक मार्क स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, मान लीजिए किसी हमें क्या नाम है आर्मी में कुछ लोगों की जरूरत है, और उसके लिए हमने एक हाइट का एक एक मेजरमेंट का एक हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हमको सपोज
165 सेंटीमीटर हाइट वाला बंदा चाहिए, 165। ठीक है, मतलब 165 का मतलब हुआ 165 सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, इतना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोई पर्सन उससे ऊपर जाएगा, किसी की 167 है, 172 है, तो वो अबव हो गए, और 165 से जो नीचे रहेंगे वो बिलो हो गए। ठीक है, तो ये होता है अबव बिलो। तो अबव बिलो का काम क्या होता है, स्टैंडर्ड लेवल को शो करना, पहली बात तो ये हो गई। चलो, अब बात कर लेते हैं हमारे ओवर और अंडर के बारे में। तो ये वर्टिकल गैप शो करता है, सपोज कोई चीज यहाँ पर है और कोई चीज यहाँ पर है, और दोनों चीजों के बीच में एक वर्टिकल गैप है। तो इस वर्टिकल गैप के केस में हम यूज करते हैं ओवर और अंडर, इसे कहते हैं वर्टिकल गैप। ठीक है, अगर ये वर्टिकल गैप है तो दोस्तों होता क्या है, अब मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पर है, इस ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, कोई पर्सन यहाँ पर है, और वो इस पॉइंट से नीचे देख रहा है, इस जगह को, इस पॉइंट, इस चीज को देख रहा है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए ना, तो अगर इसको बेस मानेंगे और इसको देखेंगे, तो ये तो उसके नीचे है, तो क्या कहना पड़ेगा, अंडर। अब मान लीजिए कोई पर्सन इस सरफेस पे बैठा हुआ है, और इस सरफेस से वो इस चीज को देख रहा है, इस वाली सरफेस को देख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली सरफेस तो ऊपर है, तो हमें ऐसे में यूज करना पड़ेगा ओवर। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर सीलिंग है, तो सीलिंग को मैं अपने इस बेस से देख रहा हूँ, तो इस बेस से देख रहा हूँ तो वो ऊपर है, तो बोलना पड़ेगा ओवर माई हेड, द सीलिंग इज ओवर माई हेड, है ना। अब मान लो कोई पर्सन, एक कैमरा लगा होता है वहां पर सीलिंग पे से, और उस कैमरे से यहाँ देखा होता, तो कैमरे के रिस्पेक्ट में मेरा सर उसके नीचे है, तो माई हेड इज अंडर द अंडर द सीलिंग। बात समझ गए ना? तो ये ओवर अंडर के बारे में एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी आपको। एब बिलो के बारे में बेसिक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो, अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, आ जाइए। हमने सेंटेंस लिखा, सम एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग डैश ब्यूटिफुल लेक। इंजीनियर्स आर बिल्डिंग a strong bridge dash the river. Water is much water has traveled dash the bridge. 1 2 होना था यार, ये 1 मिनट। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, इन चारों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। मैं चाहता हूँ पहले एक बार इनको पढ़ो आप, फिर बताओ क्या लगता है आपको, फिर आराम से सोल्व करवाता हूँ मैं।
चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं। सम एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग डैश द ब्यूटीफुल लेक। अब कह रहा है जो एयरक्राफ्ट है ना वो फ्लाई कर रहे हैं ब्यूटीफुल लेक पर। तो ये ब्यूटीफुल लेक है। अगर अब देखा जाए तो इस लेक के रिस्पेक्ट में जो एयरक्राफ्ट हैं वो कहाँ उड़ रहे होंगे? ऊपर उड़ रहे होंगे। सही है। ऊपर मतलब उस लेक मतलब झील के और एयरक्राफ्ट के बीच में एक वर्टिकल गैप होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल गैप होगा। तो क्या यूज करना पड़ेगा? इसके इसके संदर्भ में यूज करना पड़ेगा ओवर। लेक के ऊपर उड़ रहे होंगे ना इसलिए। अच्छा, इंजीनियर्स लिखना है यहाँ पर। इंजीनियर्स इंजीनियर्स आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज डैश द रिवर। अब कह रहे जो इंजीनियर है ना एक बड़ा अच्छा मजबूत सा ब्रिज बना रहा है रिवर के ऊपर। तो जैसे देखोगे रिवर, तो रिवर के रिस्पेक्ट में ब्रिज उसके ऊपर बनेगा। उसके ऊपर बनेगा तो फिर से आएगा ओवर द रिवर। ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन और यूज कर सकते हैं दोस्तों, अक्रॉस द रिवर। बिल्कुल। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड। अब मान लीजिए ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। अब इस पर पुल बनाया जा रहा है। तो पुल ऐसे बनेगा ना, इस साइड से इस साइड के लिए ऐसे बनाते हैं पुल। ठीक है। तो जब हम एक्रॉस लिख रहे होते हैं ना तो एक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। तो ये दोनों साइड के लिए बन रहा है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ, ये मतलब होता है आर पार कह दो, इस तरफ से उस तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में एक्रॉस भी यूज कर सकते हैं, तो एक्रॉस भी सही है। अब हम ओवर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवर के केस में देखा जाए तो रिवर ये नीचे पानी बह रहा होगा तो पानी के ऊपर मतलब रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनेगा। तो पानी और रिवर के बीच में एक वर्टिकल गैप होगा। उस गैप के लिए हम यूज कर रहे हैं ओवर। तो ओवर भी यूज कर सकते हैं, अक्रॉस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मच वाटर हैज ट्रेवल डैश द ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह रहे हैं ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे से पानी बहा होगा ना, ब्रिज के नीचे से निकल गया होगा पानी। तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रिज है ना, इसके नीचे से पानी बहा होगा। ये पानी इससे नीचे से बहा होगा। तो क्या यूज करना पड़ेगा? एक तो है डाउन और एक है अंडर। दोनों सही है। हालांकि ये डाउन जब यूज करते हैं ना तो ये कहावत बन जाती है, मच वाटर हैज ट्रेवल डाउन द ब्रिज। मतलब ये होगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। बहुत पानी हो गया। ठीक है। द वाटर लेवल इन द डैम रोज डैश द डेंजर पॉइंट। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इधर एक अगला पेज ले लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा इस बात को। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि द वाटर लेवल इन द डैम रोज डैश द डेंजर पॉइंट। अब दोस्तों ऐसे में हम क्या यूज करें? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने लगा कि वाटर लेवल है, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक कोई डैम है, सपोज ये एक डैम है मान लीजिए, इस टाइप से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। और इस डैम के लिए पानी का एक इसमें एक क्या ना डेंजर पॉइंट सेट कर रखा है, ये वाला। ये इससे ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे रहना चाहिए, तो डेंजर पॉइंट के नीचे रहेगा। अब अगर इस लाइन तक पानी पहुंच गया, इस लाइन तक पानी पहुंच गया, तो इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करा जाएगा टू। ठीक है। द वाटर लेवल इन द डैम रोज टू द डेंजर पॉइंट। अगर इस पॉइंट तक आ गया, मान लीजिए पहले इतना भरा था इतना, और अब ये पानी इतना भरा था ना, बाद में क्या हुआ, ये पानी ऐसे 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 बढ़ते बढ़ते इस डेंजर पॉइंट पे पहुंच गया। जैसे ही डेंजर पॉइंट पे पानी पहुंच गया, तो ऐसे ही हम इसको क्या यूज करेंगे? टू। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अब मान लीजिए कि ये डेंजर पॉइंट से पानी नीचे रह जाता, तो ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है प्रीपोजिशन बिलो। जब पानी इसके पॉइंट से नीचे रहेगा, मतलब इस डेंजर पॉइंट से अगर पानी नीचे है तो बिलो यूज करो। अगर इसी लाइन पर आ गया तो टू यूज करो, और इससे ऊपर चला गया तो यूज करो अब। अब चूंकि बात रोज करने की हो रही, रोज नीचे जाने की नहीं, रोज मतलब बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ा होगा। तो अगर पानी बड़ा होगा तो या तो उस लेवल तक आ गया होगा या लेवल को अक्रॉस कर दिया होगा, पार कर दिया होगा। तो अगर लेवल को पास कर दिया तो अब तो लिखेंगे रोज अबव द डेंजर पॉइंट, अबव यूज कर सकते हो। तो अब
और ये भी हो सकता है कि वो उस वाटर लेवल के इस पॉइंट तक ही आ पाया हो, अगर पॉइंट तक आया तो 2 लगा दो, दोनों ही सही है अभी तक तो जब तक कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना हो कि अभी हम इस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पानी उसके वाटर लेवल डेंजर पॉइंट तक पहुंचा है या उसके ऊपर पहुंच गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो आप दो चाहो वो यूज कर लो। लेकिन कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको क्लियरली ये चीज महसूस हो जाएगी कि पानी का पॉइंट कहां तक पहुंचा। आ जाइए समझते हैं एक सेंटेंस से। एक सेंटेंस हमने लिखा, द वाटर level in the dam rose dash the danger point because of continuous rainfall। अब देखिए जरा इस सेंटेंस को पढ़े क्या लग रहा है कि पानी का जो लेवल है वाटर लेवल डेंजर पॉइंट तक पहुंचा होगा या उससे आगे बढ़ गया हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो इसका मतलब तो ये होगा कि ये लेवल से भी ऊपर चला जाएगा। सही है गलत है? तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या यूज करना पड़ेगा अब एक सेंटेंस हमने और लिखा, द वाटर in the dam is dash the danger point because of less rainfall। अब इसको देख लो जरा। तो पहले सेंटेंस में लगा कि द वाटर लेवल इन द डैम रोज डैश द डेंजर पॉइंट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेनफॉल। और दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है उसको भी देखो जरा। दूसरा कह रहा था वाटर इन द डैम इज डैश द डेंजर पॉइंट बिकॉज ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। यहाँ पे कह रहा है कि बारिश बहुत ही ज्यादा कम हुई है। अगर बारिश कम हुई होगी तो भाई वाटर लेवल से नीचे मतलब डेंजर पॉइंट से नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, बिलो। तो ये बताओ समझ में आ रहा आप लोगों को? फटाफट से इसको नोट करो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। करो जल्दी जल्दी। चलो भाई, ये तो बेसिक बात थी, समझ में आ गया होगा दोस्तों को, है ना? अब हम आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ साथ। तो ये पहला पॉइंट था, वर्टिकल गैप और स्टैंडर्ड शो करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों क्या नाम है अपने, वर्टिकल गैप के लिए यूज करते हैं ओवर और अंडर। और और दोस्तों स्टैंडर्ड और गैप शो करना हो, स्टैंडर्ड शो करना हो, लेवल शो करना हो, तो यूज करते हैं अबव बिलो। अब आइए कुछ और सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही यूज्ड अ bandage dash his wound
ठीक है, दे पुट द कीज डैश द पिलो। और एक सेंटेंस और लिखा हमने थर्ड, दे पुट द पिलो डैश द कीज। एक और सेंटेंस लिखा हमने, अमन, अमन ऐसे लिखो, वन हु अर्न्स 20K per month is dash the poverty line। ये 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। एबव, बिलो, अंडर, ओवर यूज करना है। चलो एक बार करके दिखाओ, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। करके दिखाइए दोस्तों फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट है। करो जल्दी से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं दोबारा फिर से नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।